अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि दाँत जब हम निकलवाते हैं, तो क्या उसकी आँखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है? आँखों की रोशनी कम हो जाती है? ये बहुत ही अच्छा आपने चीज़ पूछी जिससे कि ये बहुत लोगों में भ्रम है कि हुँ। दांत निकलवाएंगे तो हम आँख की रोशनी चली हाँ, हाँ। जाएगी। नस हमारे आँखों के लिए जा रही है, वो एक अलग नस है। दांतों में जो नस सप्लाई हो रही है वो अलग है। आँख और दांत का कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए, आरसीटी है, जैसे अगर हम इसको आम भाषा में समझें तो है दांतों की नसों का इलाज। जैसे किस टाइप के भ्रम आपके सामने आते रहते हैं कि आरसीटी नहीं करवानी चाहिए? आरसीटी में लोगों का भ्रम ये है कि इतना महंगा इलाज कराया हमने आरसीटी, उसके बाद दांत टूट गया। लोग ये नहीं समझते कि हमने आरसीटी कराया, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी बोला था कि उसका 10 या 15 दिन के अंतराल में उसमें कैप भी लगवा लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा और आज हम आ गए हैं धन्वंतरी हॉस्पिटल। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर आर्यन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, जिनसे हम तमाम सवालों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि दांतों को हम कैसे स्वस्थ रखें। मुंह में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनको लेकर हम अक्सर करके मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं, ताकि कम खर्च में ही हमारी जो समस्या है वो सुलझ जाए। लेकिन ऐसा वाकई में आपको लगता है कि मेडिकल स्टोर जाने के बाद आपकी समस्याएं वाकई में सुलझ चुकी हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ इन तमाम सवालों के बारे में जानने के लिए और भी कुछ जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे दांत के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि जब हमारे दांत उखड़ते हैं तो उसके बाद हमें दोबारा दांत क्यों फिट कराना पड़ता है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए डॉक्टर आर्यन श्रीवास्तव से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर आर्यन श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद। डॉक्टर आर्यन श्रीवास्तव जी, सबसे पहले सवालों की अगर शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें अपना। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर्यन श्रीवास्तव, मुख्य एवं दंत रोग विभाग में विशेषज्ञ हूँ और मैं धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी में कार्यरत हूँ। यहाँ पे हम लोग सारे जितने भी डेंटल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी का इलाज करते हैं और बहुत आधुनिक तरीकों से हम उन हर एक चीज़ का उपचार देते हैं। ओके डॉक्टर आर्यन, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि डेंटल चेकअप रूटीन में वाकई में ज़रूरी होती है कि रूटीनली हम चेकअप कराते रहें? डेंटल चेकअप रूटीनली अगर हम लोग कराएं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये यानी केवल रूटीन चेकअप ही नहीं है, बल्कि आप ये मान लीजिए कि हम अगर डेली रूटीन वाइज में हर 6 महीने में या 7 महीने में किसी डेंटिस्ट के पास विजिट कर रहे हैं तो हम इससे कई अन्य बीमारियों को भी हम अवॉइड कर सकते हैं जो कि सिस्टमिक डिसीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर बीपी का इशू है या शुगर है, या इवन यू विल बी अमेज्ड टू नो कि अगर किसी को ओरल हाइजीन जिसका प्रॉपर नहीं है या फिर जिसके मुंह में प्रॉपरली सफाई नहीं है या गंदगी है, या आपने सुना होगा पायरिया की शिकायत होती है, जिन फीमेल्स को पायरिया की शिकायत होती है दे मे ऑल्सो लीड टू अर्ली प्रेगनेंसी ऑल्सो, मतलब कि प्री मेच्योर बेबी डिलीवरी हो रहा है। ये सब चीज़ों के बहुत सारे मुख्य ऐसे कारण हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके ओरल कैविटी से रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी ओरल कैविटी स्वस्थ है, अच्छी है, वेल मेंटेन्ड है, आप बहुत सारी सिस्टमिक डिसीजेस, बहुत सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर आर्यन, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भी डेंटल से जुड़ी हुई कुछ भी समस्या हुई, सीधा केमिस्ट के पास गए और वहां से कोई दवा ले ली तो उनको प्रेजेंट टाइम में तो रिलीफ हो जाता है, लेकिन आगे चल के बहुत सारी समस्या आती भी हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में ये सही है? देखिए, अपने इंडियन सोसाइटी में एक मेंटालिटी है कि सस्ते में जल्दी ठीक हो जाए और तो ज़्यादा बेहतर है। बट डेंटिस्ट्री में बहुत सिंपल सी सेइंग है जो हम लोग कहते हैं कि डेंटिस्ट्री इज़ नॉट एक्सपेंसिव बट नेग्लिजेंस इज। अगर आप किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। अगर हमारे एक दांत में सड़न है, वो एक दांत की सड़न दूसरे दांत में, तीसरे दांत में और चौथे दांत में पहुँचती चली जाएगी। अगर हम वही एक दांत की सड़न अगर हम पहले अर्ली विजिट कर ले डेंटिस्ट के पास, तो हो सकता है कि वो शायद उसकी फिलिंग करके या उसमें फ्लोराइड एप्लीकेशन करके जो भी हमारे पास अन्य तकनीकी हैं उन चीज़ों को हम करके हम दांत को वहीं पे बचा लेंगे, विच विल मिनिमली कॉस्ट अराउंड 500, 600, 400 एज सच। बट हम लोग पहुँचते कब हैं? जब दांत पूरा सड़ चुका होता है, दांत पूरा ख़राब हो चुका होता है, बहुत सीवियर पेन हो रहा होता है या पस आ रहा होता है। इवन मैंने यहाँ तक ये देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 2-3 महीने से दवा खा रहे हैं, पस भयंकर पस आ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, पस आ रहा है, लेकिन तब भी दवा के
मेडिकल स्टोर के भरोसे है, जो कि एक तरीके से टेक्निकली गलत है। अगर आप ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, कि मेडिकल स्टोर पर्सन इज नॉट ट्रेन टू गिव यू द मेडिसिन्स, we are trained, we are qualified to give you, to prescribe you the medicines. Medical store person is only there to give you the medicines, not to advise you or to prescribe you any kind of medicines. तो हमको ये एक्सपेंस को अगर हम बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इस एक्सपेंस को बाईपास करके हम सीधा मेडिकल स्टोर के पास चले जाए, 30-40 रुपए की दवा में हम ठीक हो जाएंगे, उससे बेहतर है कि आप किसी डेंटिस्ट के पास चले जाए, तो यू विल अवॉइड आरसीटी, गेटिंग इम्प्लांट्स, गेटिंग लॉट अदर थिंग्स। बट उसके लिए हमको अर्ली चेकअप्स कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, रूटीन चेकअप्स आर द की टू प्रिवेंट एनी अदर डिसीजेस, whether it is related to systematic disease or your oral health diseases. अच्छा, रूटीन चेकअप की बात जैसे हमने शुरुआत में ही करी, तो रूटीन चेकअप में कितने महीने में हमें रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए? 6 मंथ या फिर 2 या 3 मंथ? क्या कोई टाइम ड्यूरेशन? According to books, we say that you should visit your dentist twice a year. Like in every 6-7 months, you should visit a dentist. 6 से 7 महीने में हमें विजिट करना चाहिए, ताकि दांतों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे। बिल्कुल, हर एक चीज पता चल पाए कि क्या कुछ हो रहा है, कहाँ पे कैल्शियम की कमी से चीजें खराब हो रही हैं। अच्छा, एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, जैसे बहुत से लोग दांत निकलवाने जाते हैं, तो जरूरी है कि दोबारा दांत वहां पे लगवाया जाए? क्यों जरूरी हो जाता है? पहले मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, दांत को कहीं पे भी अगर हमने किसी एक पोजीशन से दांत निकलवाया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने अपना बड़ा दांत निकलवाया है, जिसको हम लोग मोलर कहते हैं, मोलर अगर आपने वहां से निकलवा लिया, तो मोलर का काम क्या है, एक्चुअली उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? मोलर का काम है कोई भी चीज को ग्राइंड करना, राइट? आगे के दांत का काम होता है काटना, पीछे के दांत का काम होता है चबाना। उसी तरीके से अगर हम वहां पे एक दांत को हटा दे रहे हैं, उसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, दो चीजें होती हैं। पहली, वहां पे जो हड्डी है, जो हमारी बोन है, मैंडिबल है या मैक्सिला, किसी भी एरिया पे जहाँ पे भी निकला दांत, वो बोन रिजॉर्व होने लगती है। बोन की हाइट फॉर एग्जांपल 18 mm है, 2025 में हमने नोट किया कि इसकी हाइट जो है वो 18 mm की हाइट है, बट हो सकता है 2026 या 2027 तक वो 16.85 mm या 17 mm, कुछ 1-1.5-2 mm रिजॉर्व होती रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। ड्यू टू बोन रिजॉर्प्शन, जो आपके अगल बगल वाले दांत है, जो आपके एडजेसेंट टीथ हैं, वो एडजेसेंट टीथ भी टिल्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम आगे चल के जो दांत है, जो स्पेस थी वहाँ पे, वो स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हम फिर वहाँ पे कोई दांत नहीं दे सकते हैं, अगल बगल वाले दांत टिल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो और एडजेसेंट टीथ हैं उनमें स्पेसिंग क्रिएट हो जाती है, जो सपोर्टिंग जो सिस्टम मिलता है वो चीज नहीं हो जाती है। एंड सारे दांत टिल्ट होने की वजह से वहाँ पे भी स्पेसिंग होने की वजह से खाना फंसने लगता है और सड़न होने लगती है। अच्छा, ऐसा कोई मामला अभी तक जो आपके सामने आया, कोई पेशेंट आया हो जिसमें बहुत सारी दिक्कतें सामने आ गई हो, जैसे दांत रिप्लेसमेंट की ही बात कही जा रही है, दांतों को लेकर कैसी कोई केस स्टडीज आपके बारे में जानना चाहूँगा? देखिए, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले केस हम लोग ने किया है, जिसमें कि एक 55 वर्षीय पुरुष थे, वो आए थे क्लिनिक, और उनके दोनों ही मोलर्स, दोनों साइड के नीचे के मोलर्स नहीं थे। उसमें हुआ क्या, वो कंप्लेन ये लेके आए थे कि मुझे बहुत दिक्कत होती है खाना खाने में, चबाने में, बहुत समय हो गया है, अरसे हो गया कि मैंने कोई भी चीज़ बाइट करके नहीं खाई है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके वहाँ पे मोलर है नहीं, तो अगल बगल वाले दांत जो है वो शिफ्ट हो गए, टिल्ट हो गए, स्पेस क्रिएट हो गया है, प्रॉपर बाइट नहीं मिल रही है, आप प्रॉपरली खा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पाचन क्रिया में दिक्कत हो रही है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, और अन्य तमाम बीमारियां हो रही हैं। इसी चीज़ से एक और चीज़ रिलेटेड है कि क्योंकि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं। गैस्ट्रिक इशू कभी भी अगर इस चीज़ का अनुभव किया जाए, तो गैस्ट्रिक इशू का जो पीएच होता है, दैट इज हाईली एसिडिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है, जिसकी वजह से जब हम डकार लेता है पेशेंट, या जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, वो एसिडिक नेचर होने की वजह से जो हमारे दांतों का इनामल होता है वो भी इरोड होने लगता है, वो भी खराब होने लगता है, और खराब होने की वजह से उसमें भी सड़न होने लगती है। तो एक चीज़ की वजह से कितनी सारी चीज़ें और रिलेटेड है। अब जब वो इतने सालों बाद उनका मन कर रहा है, कि उनको लग रहा है कि नहीं मुझे ज़रूरत है, अब एक्चुअली मोलर कराना चाहिए, मुझे दांत की ज़रूरत है, अब हमारे पास उस दांत को कट करके वहाँ पे ब्रिज लगाने का स्कोप ही नहीं है ना हमारे पास, क्योंकि स्पेस इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है।
अच्छा, यहाँ से एक चीज समझना चाहूंगी, जब आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जैसे कि आपने साइड साइड में बोला कि जो एंगल जो उसका बदल चुका है, वो सपोर्ट सिस्टम जिसकी बात करी जा रही है वो प्रॉपर नहीं काम कर रहा, तो ऐसे में कैसे, मतलब कैसे आप करते हैं उसको? देखिए, हमारे पास इसके लिए दो तकनीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फिक्स दांत लगवाने की टेक्निक। दो तरीके की टेक्निक्स है। फर्स्ट इज ब्रिज लगाना, जिसमें हम अगल बगल के दांत को थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करते हैं, हल्का हल्का सा उसका साइज रिड्यूस करते हैं, और फिर उसके ऊपर अगल बगल का सहारा लेके आर्टिफिशियली आप सपोर्ट सिस्टम वहां पे स्टैंड करते तो हम जो सपोर्ट पिलर्स लेते हैं वो आपके नेचुरल दांत लेते हैं और उसके अगल बगल में सहारा लेके वहां पे दांत लगा देते हैं। ओके। दूसरा है जो कि बहुत आधुनिक और बहुत ही एडवांस अच्छा टेक्निक है, दैट इज डूइंग इम्प्लांट्स। जहां पे दांत नहीं है वहां पे हम हड्डी में एक टाइटेनियम का स्क्रू ड्रिल करते हैं, और ड्रिल करने के बाद उसके ऊपर हम दांत दे देते हैं, जिससे कि हम अपने अगल बगल वाले दांत की जो सेंसिटिविटी है, जो दांत खराब होना है, इन सारी ही चीज़ों को बचा लेते हैं। और ये सारी चीज़ें दांत हमारे खराब नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अगल बगल के दांत को छेड़ा नहीं, ना ही उनको हमने ट्रिम किया। केवल जहाँ पे दांत रिक्वायर्ड था वहाँ पे एक हमने टाइटेनियम का स्क्रू डाल के और उसके ऊपर दांत लगा दिया। ओके। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा सा पायरिया को भी लेके मैं समझना चाहूंगी, पायरिया मेन रूप से कैसे हो जाता है, क्योंकि बच्चों से ही शुरुआत देखी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एज हो गई उसके बाद पायरिया का पता चलता है, तो उसका मेन जो जड़ है वो क्या चीज है? देखिए, पायरिया का मेन जड़ है रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक। अगर आप गलत तरीके से ब्रश से सफाई कर रहे हैं अपने, और सही तरीके से आप ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, सबसे मुख्य कारण उसका पायरिया बनने का कारण यही है। अब जैसे बात करी जाए कि लोग अनुमान ब्रश कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ब्रिस्टल जैसे अगर हम बात करें कि अगर ये ब्रश में अगर इतना बड़ा ब्रिस्टल है, पूरे में टूथपेस्ट लगा लेते हैं। ओके। और पूरे में टूथपेस्ट लगा के हम लोग नॉर्मली ऐसा ब्रश करते हैं, विच इज रॉन्ग। दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। क्या है कि हमको जो ब्रिस्टल्स है उस पर सिर्फ एक ड्रॉप टूथपेस्ट डालना है, और उसके बाद मतलब बहुत सारी टेक्निक्स दी गई हैं बुक्स में, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड बास टेक्निक व्हाट वी डू इज कि हमको अपने ब्रश को 45 डिग्रीज पे पकड़ना है, और आगे के दांत को ऊपर नीचे और पीछे के दांत गोल गोल, इस डायरेक्शन में हमको ब्रश करना चाहिए, जिससे कि हम ये पायरिया और जितने भी सब जो कारण है इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकें। दांत में एक्चुअली में सड़न होती है। सड़न क्यों होती है? खाना फंसने की वजह से। तो अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे, प्रॉपर टेक्निक से सारी चीज़ें करेंगे, तो कभी खाना फंसने की तकलीफ ही नहीं होगी। अच्छा, जैसे कि ब्रशिंग को लेकर आपने बताया कि ब्रश प्रॉपर ना करो उसकी वजह से पायरिया आता है। बहुत सारे लोगों के दांतों में गैपिंग एक बनी होती है, तो गैपिंग की वजह से भी जो अनाज है वो उसके कण वहां फंस जाते हैं, तो पायरिया कहीं ना कहीं वहां से भी शुरू हो जाता है। तो गैपिंग के लिए क्या करा जाए? देखिए, जैसे फॉर किसी के अगर दांतों में स्पेस आ गई है या गैप आ गया है, उसका पहले हमको कारण ढूंढना पड़ेगा, उसका रीजन क्या है। इसके दो रीजन हो सकते हैं कि या तो ये हो सकता है कि उसका जॉ साइज बहुत बड़ा हो, जिसकी वजह से स्पेस है, या दूसरा कारण हो सकता है कि पायरिया की वजह से स्पेस हो गया है। लोगों में ये एक मिथ है कि पायरिया से अगर हम दांतों की सफाई करा ले तो स्पेस बन जाता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि गंदगी ना वहाँ पे जमा होती रहती है। गंदगी जमा होने की वजह से धीमे धीमे दांतों में स्पेस हट जाती है, और जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई कराते हैं तो वो जब गंदगी हट जाती है तो आपको वो स्पेस नजर आने लगती है, क्योंकि अभी तक तो वो गंदगी से कवर्ड थी, बट अब आपने सफाई करा ली है तो वो आपको गंदगी समझ में आने लगती है। बट ऐसा होता नहीं है, वो गंदगी है जो दो दांतों के बीच में शिफ्ट कर देती है, दो दांतों के बीच में स्पेस बना देती है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि दांत जब हम निकलवाते हैं तो क्या उसकी आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है? आंखों की रोशनी कम हो जाती है? ये बहुत ही अच्छा आपने चीज पूछी, जिससे कि ये बहुत लोगों में भ्रम है कि दांत निकलवाएंगे तो हम आँख की रोशनी चली जाएगी, या अकल दांत निकलवाएंगे तो आँख की रोशनी चली जाएगी। ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ भ्रम है, लोगों का मिथ है कि ऐसा करवाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो नस हमारे आंखों के लिए जा रही है वो एक अलग नस है, दांतों में जो नस सप्लाई हो रही है वो अलग है। आंख और दांत का कोई भी लेना देना नहीं है। ओके। आप डेंटल ट्रीटमेंट कराइए, अच्छे से जो चीज़ें आपको डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है आप वो चीज़ कराइए। आंख और दांत का कोई लेना देना नहीं है, ये भ्रम है, ये लोगों ने जो फैलाया हुआ है।
ऐसा कुछ भी नहीं होता। गाँव बिल्कुल, ये वगैरह में ध्यान देने वाली चीज है कि दोनों की नसें अलग अलग हैं, बिल्कुल एक में नहीं है बिल्कुल भी। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि आपकी आंखों से आपके दांत का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जिस तरह से डॉक्टर आर्यन श्रीवास्तव बता रहे हैं, उन चीजों को आप बहुत ध्यान से सुने और समझे भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रम है जो यहाँ पर टूटने वाला है। बिल्कुल से। अभी आप रीसेंट स्टडी एक ये हुई है कि एक अभी अब्रॉड में एक रिसर्च हुई है जिससे कि हम लोगों ने दांत से आंखों की रोशनी वापस आई है। मतलब इट हैज दे हैव कन्वर्टेड द इनामल इनटू अ कोरिनल ट्रांसप्लांट। तो ऐसा नहीं है कि आप दांतों का इलाज कराएंगे या उस दांत निकलवाएंगे तो आपकी आंख की रोशनी चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये जो भ्रम है ये यहीं पे आपने खत्म किया, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे जो हमारे लोग हैं जानने वाले, उनके भी दिमाग में चीज चलती है कि नहीं नहीं आप ऑपरेशन कराएंगे, उसको ऑपरेट कराएंगे तो हमारी आंखों की रोशनी डिस्टर्ब होगी, मैं आगे कैसे करूंगा। अच्छा, जेनेटिकली भी कुछ चीजें यहाँ पर दांतों से जुड़ा होता है, जो हमारे पूर्वजों से चीजें आ रही हैं दांतों को लेकर, जो तमाम समस्याएं आती हैं, तो क्या आगे की पीढ़ियों में भी वही सेम चीजें होती हैं? देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक्स से रिलेटेड होती है, कुछ आपकी लाइफस्टाइल डिसीजेस होती हैं। डेंटिस्ट्री में अगर बात करी जाए तो इतना ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है कि हम ये सोचें कि हमारे अगर पूर्वज ऐसे थे तो हम वो ऐसे हैं। इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर हैबिचुअल डिसीजेस, कि आप लाइफस्टाइल में कैसे क्या चीज़ों को कर रहे हैं, आप 2 बार ब्रश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दांतों की सफाई को आप कितना मेंटेन कर रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें लोगों के अंदर एक मिथ ये भी है कि मेरे बाबा के दांत टेढ़े मेढ़े थे या दादी के दांत टेढ़े मेढ़े थे, तो इसलिए मेरे मेरे भी ऐसे भी हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जेनेटिक्स आते हैं, ऑब्वियसली जेनेटिक्स जो है एक की रोल प्ले करता है, बट वो की रोल प्ले करता है ड्यूरिंग योर जॉ साइज, एनामल साइज, इन सब चीज़ों में होता है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं है कोई भी चीज़। अच्छा, एक चीज यहाँ आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे मुंह से भी जुड़ी हुई तमाम केसेस आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के मुंह से अजीब सी महक आती है, बदबू आती है, तो उसका क्या रीजन बनता है? क्या अनाज के सड़ने की वजह से होता है या फिर कुछ और भी रीजन? देखिए, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना, और ये जो जितनी भी अन्य ये सब बीमारियां जिससे कि मुंह से महक आती है, बदबू आती है, ब्रश करने पे खून आता है, थूकने पे खून आता है, हाँ। ये सारे ही लक्षण पायरिया के हैं। ओके। और पायरिया का सिर्फ एकमात्र इलाज है, दैट इज दांतों की सफाई। दांतों की सफाई ही कराइए, उससे आपका पायरिया खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आप मुझसे बोले कि एक बार हमने दांतों की सफाई करा ली, क्या वो आजीवन मेरा पायरिया खत्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। पहला कारण ये है कि पायरिया हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि आपकी ब्रशिंग टेक्निक, आपका जो दांतों की सफाई करने का तरीका है वो गलत है, जिसकी वजह से आपको पायरिया हुआ। अब क्योंकि आप वो चीज तो बहुत पहले से कैरी करते हुए आ रहे हैं, तो यू कैन नॉट चेंज योर हैबिट सो क्विकली। तो हम क्या करते हैं कि आपकी दांतों की सफाई करा ली, पेशेंट फिर आएगा 7-8 महीने बाद, फिर आपसे कंप्लेन करेगा कि मुझे फिर से मुंह से बदबू आ रही है। तो आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा, पेशेंट को भी ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक बार पायरिया की सफाई कराने का मतलब ये नहीं कि पायरिया जड़ से खत्म हो गया। हमको फ्रीक्वेंटली जाके अच्छा, ये मिलना साइकिल पड़ेगा। कितने टाइम तक चलता रहता है? प्रॉपर एक होल लाइफ तक करवाना होता है? देखिए, अगर या तो आप अपना हैबिट सही कर लीजिए, या तो आप अपना ब्रशिंग टेक्निक ठीक करिए, ओरल हाइजीन को मेंटेन करना सीखिए, तो आप ये चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपने डेंटिस्ट के पास हर 7 महीने में, 8 महीने में जाना पड़ेगा, प्रॉपर क्लीनिंग करवाते रहना होगा, प्रॉपर चेकअप कराना होगा कि प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल, उन चीजों को करते रहना चाहिए। यस। अगर आप प्रॉपर्ली ब्रश नहीं कर पा रहे तो फिर आपको मशीन द्वारा दांतों की सफाई करानी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे अभी एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि जैसे डेंटल हेल्थ के लिए कुछ टेक्निक जानना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसा टेक्निक हम आजमाएं ताकि हमारे दांत जो है वो खूबसूरत दिखे, चमकदार नजर आए, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। देखिए, क्योंकि दांत से कहा जाता है ना, दांत से ही स्वास्थ्य होता है, और दांत अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे ओरल हाइजीन अगर आपका मेंटेन्ड है, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि अगर आपके मुंह से बदबू या आपके मसूड़ों में सूजन या ये सब चीज़ें नहीं है, तो आप अपना डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका मुंह स्वास्थ्य, अगर आपका मुंह का स्वास्थ्य का बिल्कुल सही है, तो आपका जो डायबिटीज़ का जो आपका
ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी बड़ा कंट्रोल रहता है। फॉर एग्जांपल रैंडम ब्लड शुगर अगर आप ले रहे हैं, अगर वो 140 के आसपास आ रही है और अगर आपने ओरल हाइजीन मेंटेन करा हुआ है, प्रॉपर आप स्केलिंग कराते हैं, ब्रशिंग और डॉक्टर के पास जाके आप सफाई कराते हैं दांतों की सारी चीज़ें, तो आपका जो 140 का रैंडम ब्लड शुगर था दैट विल ड्रॉप डाउन टू अराउंड 115 120। 10-20 यूनिट का फर्क आ जाता है केवल आपके मुंह की सफाई से। तो मुंह की सफाई रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं? 2 टाइम ब्रश करना, और जब इजीली भी थोड़ा कुछ सा खाएं, मेंटेनेंस कैसे कर पाए, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये जरूर बताइएगा। देखिए इजी मेंटेनेंस डिपेंड करता है कि आप, देखिए जो आइडियली है दैट इज कि आप 2 बार ब्रश करें सुबह शाम। बट अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट दिन में जब भी आप खाना खाएं तो एक बार कुल्ला जरूर कर लें। खाना खाने के बाद साफ पानी से कुल्ला करना बहुत जरूरी है। रात को सोते वक्त गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उससे कुल्ला करिए, ताकि हमारे दांतों के और मुंह का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए और आप एक अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन कर पाएं। बिल्कुल। अच्छा सर, अब आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आरसीटी के कितने स्टेप होते हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइएगा। देखिए आरसीटी है, जैसे अगर हम इसको आम भाषा में समझें तो है दांतों की नसों का इलाज, ठीक है। और आरसीटी में डिपेंड करता है केस टू केस। वैसे जनरली हम लोग 3 बार बुलाते हैं। Okay. 3 बार इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस, जिसमें 3-3 4-4 दिन के अंतराल पे बुलाया जाता है। और दांतों की सफाई करी, दांतों की जो नसें होती हैं उनको क्लीन किया जाता है। उनको क्लीन करने के बाद उनको आर्टिफिशियली रिप्लेस किया जाता है और फिर उसके ऊपर आगे चल के कैपिंग कर दी जाती है। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ समझना चाहूँगी, बहुत सारे लोग कम एज में ही पूरे दांतों का सेट उनको लगवाना पड़ता है। जी। तो क्या बेसिक जो नीड क्या हो जाती है, कैसे इतनी चेंजेस आती हैं कि दांतों को पूरा का पूरा हटा के एक आर्टिफिशियल आपको टिथ बैंड लगवाना पड़ रहा है? देखिए की पॉइंट वही है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना। यदि अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप पायरिया की शिकायत लेकर आएंगे, हिलते हुए दांत लेके आएंगे, टूटे हुए सड़न दांत लेके आएंगे। लोगों की क्योंकि मानसिकता ये है कि आरसीटी कुछ नहीं होता, बेकार है, आरसीटी नहीं करानी चाहिए, लोग दांत निकलवा देते हैं। अच्छा, किस टाइप के भ्रम आपके सामने आते रहते हैं कि आरसीटी नहीं करवानी चाहिए? आरसीटी में लोगों का भ्रम ये है कि इतना महंगा इलाज कराया हमने आरसीटी, उसके बाद दांत टूट गया। लोग ये नहीं समझते कि हमने आरसीटी कराया, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी बोला था कि उसका 10 या 15 दिन के अंतराल में उसमें कैप भी लगवा लेना। क्योंकि आरसीटी में हमने क्या किया हुआ, एक छोटा सा छेद करके उसकी नसों पे काम किया है, और उसके बाद हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक साथ में कवर लग जाए। कवर से दांत की एक स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, ठीक एक है? उसकी लाइफ जो है वो लाइफ बढ़ एक्सटेंड हो जाती जाती है, है। करेक्ट है ना। तो जैसे हम मोबाइल है, मोबाइल में कवर लगाते हैं। हाँ, मोबाइल में कवर क्यों लगाते हैं? कंपनी तो नहीं बोलती है, भाई उसका एक लाइफ जो है जस्ट वो टू बढ़ जाए, प्रोटेक्ट थोड़ा इट, कि सा भाई गिरे प्रोटेक्ट नहीं, करना खराब शुरू ना कर हो, दे। कोई चीज ना हो। सेम दांतों के साथ भी है। आरसीटी हमने करी, उसके बाद हमको उसके ऊपर कवर लगाना है, दैट इज योर क्राउन, जिसको हम लोग कैप बोलते हैं आम भाषा में। Okay. कैप लगाना जरूरी है इसमें, ताकि आपका दांत न टूटे। अब लोग भ्रम क्या है लोगों के, आरसीटी कराई फिर डॉक्टर साहब कैप बता देंगे, इतनी महंगी आरसीटी कराई फिर कैप बता देंगे अलग अलग तरीके की, फिर हम वो लगवाए। इतना महंगा इलाज क्यों कराए? इससे अच्छा है 400-500 रुपए दे के निकलवा दो। ओके। एक समय ऐसा आता है जब बिल्कुल ही दांत खत्म हो जाते हैं, मुंह के अंदर ज्यादा दांत बचे ही नहीं, और क्योंकि जो थोड़े बहुत दांत बचे, आप बचे हुआ खाना आप उन्हीं दांतों से खा रहे हो। जो दांत, जो आपके मुंह में बचे हुए दांत हैं, उनसे आपका सारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब वो लोड कुछ ही दांतों पे आ गया है, तो ऑब्वियसली उनमें दिक्कत आना स्टार्ट होगी, प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। तो फिर लोग जाते हैं कि अब हम इनको रिप्लेस करा लेंगे। तब वहाँ पे आ जाता है कि या तो अगर निकालने बिठालने वाले दांत लगवाने हैं तो हम बतीसी, जिसको बोलते हैं नॉर्मल डेंचर्स, वो लगवाते हैं। या फिर अगर किसी को फिक्स लगवाने हैं तो फिक्स के अलग अलग तरीके हैं। अगर हमारे पास इतने दांत हैं, इतने हेल्दी हैं कि जिनके सपोर्ट से हम ब्रिज दे सकते हैं, तो हम लोग फुल माउथ ब्रिज देते हैं, फुल माउथ रिहैबिलिटेशन होता है उसका। या फिर अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो फिर हम लोग इम्प्लांट्स डालते हैं, ऊपर इम्प्लांट डालते हैं, नीचे इम्प्लांट डालते हैं, और उसके बेस पे फिर हम लोग दांतों का ब्रिज दे पाते हैं। तो ये कई अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हम फिक्स या रिमूवेबल बत्तीसी दे सकते हैं। बट इनका मुख्य कारण सिर्फ यही है कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सारी दिक्कतें जो है वो सामने आने लगती है। अच्छा, कोई ऐसा केस स्टडी जिसमें आपने प्रॉपर प्रोसेस करा हो, लेकिन मरीज के छोटी मोटी गलती की वजह से उसको एक बड़ी भरपाई करनी पड़ी हो? देखिए अब होता क्या है, जैसे
हमने फुल माउथ रिहैबिलिटेशन किया, ऊपर हमने लगाए 10-15 दांत, नीचे लगाए 10-15 दांत, पूरा रिहैबिलिट किया, सारी चीज़ें हमने मेंटेन करी, सब कुछ किया। अब पेशेंट सोचता है कि अब तो मेरे नए दांत हैं, अब तो मैं कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट 6-7 महीने बाद फिर आ जाएगा आपके पास, बोलेगा डॉक्टर साहब मसूड़ में सूजन आ गई है, हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, वहाँ दिक्कत हो रही है। अब हो क्या रहा है, फिर पूरी कहानी वहीं पे आ जाती है। आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जब जब आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, मुंह की सफाई नहीं रखेंगे, तो आप कितना भी महंगा दांत लगवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, वो यू विल प्रॉब्लम एज ऑलवेज इट एंड इज अप बनी इनटू रहेगी। देयर ओनली। ओके, बिल्कुल। तो हमारा की पॉइंट सिर्फ ये है कि ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। कोई भी दांत हो, चाहे वह नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उनको मेंटेन करने का जिम्मेदारी पेशेंट की होती है, डॉक्टर की नहीं होती है। हम आपको एक नई स्कूटी लाके दे दें और आप बोले हमसे इसमें डॉक्टर साहब कब तक खरोच नहीं लगेगी, तो ये कौन बताएगा? तो ये तो खुद पे ही डिपेंड करता है कि हम उसको कितना स्मूथली चला रहे हैं, कितना आप smoothly सावधानी लेके से चल चला रहे हैं, बिल्कुल, कितने हाँ। सुरक्षा से चला रहे हैं, ये आप बता रहे हैं। तो उसमें खरोच कब तक नहीं लगेगी, कि आप कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे। हम केवल आपको स्कूटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपको एक चीज़ ऐसी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आप प्रॉपर्ली खाना खा पाएंगे, प्रॉपर्ली आप सारी चीज़ें चबा पाएंगे, देखने में अच्छा लगेगा, बट उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, आरसीटी जब आप करते हैं उसके बाद मेनली क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी अब तक में? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आपके पास आए होंगे जिनका आपने आरसीटी करा होगा। जी देखिए, आरसीटी हम लोग करते हैं। जब आरसीटी फिनिश करने के बाद मैंने कई बार ये चीज़ देखी है, इतने अच्छी सुंदर सुंदर आरसीटीज, इतने प्यारे आरसीटीज हम लोग कंप्लीट करने के बाद भी पेशेंट का आखिरी में दांत निकालना पड़ता है। क्यों? उसका मुख्य कारण सिर्फ यही है, पेशेंट ने कैप नहीं लगाई, क्राउन्स नहीं लगवाए, जिसकी वजह से वो उसने कुछ भी कड़ा खाया और वो दांत फ्रैक्चर हो गया। क्योंकि पेशेंट को इंस्टेंटली आराम मिल गया, उसने जब आपसे हफ्ता 10 दिन ट्रीटमेंट कराया आरसीटी में, उसको आराम मिल गया, फिर पेशेंट गायब। क्योंकि जो उसको पेन था, जो उसको पस आ रहा था, जो भी दिक्कतें हो रही थी, वो सब ठीक हो गई अब। तो अब वो पेशेंट नॉर्मली खाना खाने लगता है, दिनचर्या का जैसे भी वो रहता होगा वैसे वो अपना खाने पीने लगता है, कड़े से कड़ा खाना चबाने लगता है, सब कुछ करता है। एक समय ऐसा था, कोई ऐसा खड़ा खाना होता है जो कि इतना शार्प हो जाता है कि वो दांत को फ्रैक्चर कर देता है, हमको फिर वही दांत निकालना पड़ जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एडवाइस किया जाता है कि आरसीटी के हफ्ते 10 दिन बाद आपको ज़रूर से ज़रूर कैप लगवानी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें आपकी आरसीटी जो आपने कराई, आपका पैसा, समय, सब कुछ बर्बाद हुआ, और बाद में निकालना करना क्या पड़ा, आखिरी में दांत को हमको निकालना पड़ा। जिसको हमने बचा लिया था उसको अब हम ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, क्योंकि दांत टूट गया बीच में। हाँ डॉक्टर साहब, तो हम आरसीटी के बारे में बात कर रहे थे, और जब कैप की बात आती है तो बहुत सारे लोग कैप से इतना मतलब दूरी क्यों बनाते हैं? क्या आपको समझ में आता है कि क्या रीजन है कि कैप नहीं लगवाना चाहिए? देखिए कैप, क्योंकि कैप तो जैसे मैं समझ पा रही हूँ इतने सारे डिस्कशन के बाद कि कैप जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जी जी, देखिए कैप इंसान जनरली पेशेंट जो है इसलिए कैप से थोड़ा घबराता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, कि कैप कॉस्टली होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन चीज़ें यहाँ पे भी ये भी मैटर करती हैं कि आप अगर कैप नहीं लगवाएंगे तो जो आपने आरसीटी कराई है, वो आप आरसीटी जो आपने इतनी महंगी आरसीटी करा के आपने अपने दांत को बचाया है, हम उसको भी खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हमको वो चीज़ों खराब ना हो, वो दांत हमारा फ्रैक्चर ना हो, उस दांत में आगे चल के कोई दिक्कत ना हो या दोबारा से पस वस ना बने, इन सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमको कैप ज़रूर लगवानी चाहिए उसमें। अच्छा सर, ये सिस्टमेटिक डिजीज से कैसे रिलेट करता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझाएं। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया, जिस डिस्कशन में जैसा हमने आपने ये पहले निकाला, बताया पहले भी हमने आपको बताया कि जैसे अगर आपके मसूड़ों में सूजन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ब्लीड, ब्रश करने पे खून आ रहा है या थूकने पे खून आ रहा है, तो इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो, है ना, या बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, ब्रशिंग कर रहे हैं, ब्लीडिंग हुए जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीड कहीं ना कहीं से हो ही रहा है आपके गम्स, इट इज़ माइट बी बिकॉज ऑफ योर हाइपरटेंशन ऑल्सो, हाई बीपी का कारण की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। ये बहुत सारी चीज़ें, हेलोटोसिस इसको हम लोग बोलते हैं, बैड स्मेल, मुंह से दुर्गंध आना, तो दुर्गंध का कारण एक आरटीआई भी, आरटीआई मतलब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है या उसका लंग्स में कोई आपको प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी आपके मुंह से दुर्गंध आ सकती है। तो आप अगर अपने डेंटिस्ट के पास रूटीन, जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि रूटीन चेकअप क्यों ज़रूरी है,
बिल्कुल। रूटीन चेकअप इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रूटीन चेकअप के पास जाएंगे, योर डेंटिस्ट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम लाइक गेटिंग लॉट ऑफ सिस्टमैटिक डिसीज, ही कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट। वो आपको जो भी आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होने जा रही हैं उन सबसे आपको बचा उससे सकता है। पहले ही वो आपको आगाह कर देगा, बता बिल्कुल। देगा तमाम चीजें कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, कार्डियो से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, जॉगरन सिंड्रोम्स होते हैं, पेम्फिगस होता है, ये सारे सिम्टम्स हमको मुंह के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, सारे ओरल मैनिफेस्टेशंस कैन बी डायग्नोज इनसाइड योर ओरल कैविटी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि जीएमडी के दर्शकों के लिए क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे दांतों को लेकर, स्पेशली कैसे उनकी जो हेल्थ है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो? देखिए, मेरा आपको ये सुझाव है आपके सारे दर्शकों को कि हमको ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सुबह ब्रश ज़रूर करना है, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक डाल के उससे कुल्ला ज़रूर करना है। यदि अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मल पानी से कुल्ला ज़रूर करना है। और कुल्ला करने में हमको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से मुंह के अंदर पानी रखना है, 1.5-2 मिनट उसको रोटेट करना है अच्छे से और फिर उसको थूक देना है। ये नहीं कि मुंह में कुल्ला रखा और थूक दिया, ऐसा नहीं करना है, जिससे कि जो भी फंसा हुआ खाना है वो निकल जाएगा। क्योंकि जो रात होती है ओवरनाइट इज अराउंड 8 to 10 आवर्स ऑन एन एवरेज, बट उससे होता क्या है कि कोई भी अगर बैक्टीरियल फंक्शनैलिटी या कुछ भी होना होगा तो वो रात में होगा 7-8 घंटे में, क्योंकि उस समय आपका मुंह चल नहीं रहा है या आपका सलाइवा रोटेशन इतना नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से दैट इज द मतलब वेरी गुड इन्वायरमेंट फॉर द बैक्टीरिया टू वर्क ऑन योर टीथ। तो रात को कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब एक बार दिन में स्किप भी कर सकते हैं, चलेगा, बट रात को कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। टूथपेस्ट अगर हम बात करें तो टूथपेस्ट के मामले में हमको बेसिक नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ करना है, कोई भी जेल वाला यूज़ नहीं करना है, कोई भी ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें किसकिसाहट हो या कोई भी ऐसे ग्रैन्यूल्स टाइप हो, उसको इस्तेमाल नहीं अच्छा, करना है। आजकल टूथपेस्ट बहुत ज्यादा वैरायटी के आने लगे हैं, औषधि वाले आ गए तो नीम वाले आ गए, तमाम चीजें ऐसे मार्केट में आ चुकी हैं। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट होगा, नमक वाला, नीम वाला या फिर औषधि वाला, तमाम चीजें हैं, तो किसको हम प्रेफर करें कि हाँ ये सही है, इसको हमें करना चाहिए? देखिए, मेरा इसमें मानना ये है कि सिंपल बेसिक टूथपेस्ट जो आता है आपको वो यूज़ करना है। जिस भी टूथपेस्ट में किसकिसाहट हो, ग्रैनुअल्स टाइप हो, वो या जो भी टूथपेस्ट जेल बेस्ड टूथपेस्ट, इनको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जेल बेस्ड करेंगे तो जब भी आप ब्रश करेंगे उसमें झाग नहीं बनता है, तो सफाई नहीं होती है। ग्रैनुअल्स वाला करेंगे जिसमें किसकिसाहट है, उससे ब्रशिंग करने से आपके दांत की जो चमक है, जो शाइन है, लश्यर है, वो सब चला जाएगा। तो जो आपके दांत का ब्यूटिफिकेशन है वो सब खत्म हो जाएगा। तो किसी भी टूथपेस्ट में अगर किसकिसाहट है या जेल है वो यूज़ नहीं करना है। यूज़ बेसिक नॉर्मल टूथपेस्ट जो आता है उसको यूज़ करना है। ओके, आर्यन श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप सुन रहे थे डॉक्टर आर्यन श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने तमाम चीज़ें बताई, आपकी दांतों से जुड़ी हुई वो समस्याएं जो आप महसूस करते हैं, तो आई होप आपने ये तमाम समस्याओं का समाधान आपने यहाँ पाया और उन चीज़ों को अपने घर और परिवारीजनों से भी साझा करें कि प्रॉपर दांतों की साफ सफाई रखें, जो ओरल हेल्थ है उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखें और प्रॉपर यहाँ तक कि आप डेंटिस्ट से भी चेकअप कराते रहें, ना कि केमिस्ट के पास जाकर कोई भी साधारण सी दवा ले लें, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं फ्यूचर में भी चीजें खराब कर सकती है। तो देखते रहिए जीएमडी न्यूज़। नमस्कार।